जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे और अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के 15 लेक्चर कंप्लीट कर दिए। आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 16। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने डाइपोल को कवर अप किया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके अंदर कंडक्टर पढ़ने वाले हैं और कंडक्टर अपने आप में बहुत लॉजिकल है। तो मैं चाहता हूँ चैप्टर के काफी लेक्चर्स हो गए तो क्यों ना हम एक बार क्विक रिकैप कर दे। तो हम जितना हमने पढ़ा है हम उसको रिवाइज करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ में बोलेंगे उसके अंदर, वो आपके लिए, मतलब मेरा रिविजन हुआ मुझे याद है, वो आपके लिए है ना। तो आपको उस रिविजन में मतलब बहुत ढंग से करना है आपको। मतलब जैसे जो मैं रिजल्ट लिखा, जो मैंने पूछा भाई ये चीज क्या है, तो आपको बोल के बताना सर ये है। आप अपना कमरा बंद कर ले, लोग सुनेंगे भाई क्या बोल रहा है बच्चा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप गेट वेट बंद करके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, एक रफ नोटबुक लेके बैठिए, फेर की आज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और मान लीजिए आपको कहीं पे लगता है कोई दिक्कत है तो वहां से आप नोट्स को वापस रिवाइज कर सकते हैं। ये आपकी हेल्प करेगा, जो एग्जाम हो रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा। हम इसको रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा टाइम बचेगा तो थोड़ा सेल्फ एनर्जी को देख सकते हैं। लेट्स सी कैसा रहता है। आई होप आपके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इससे सीख पाएंगे, आप अपनी चीजें रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं लेक्चर को। आइए बच्चों, अभी हम चैप्टर में काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमने अप्रोक्स 15-16 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, 14-15 जितने भी हुए हैं। अब यार ये चैप्टर बड़ा हो गया ना, नहीं सिर्फ 15 लेक्चर, मतलब अच्छा खासा हो गया। मतलब अप्रोक्स 15-16 घंटे या 18 घंटे के आसपास भी हो सकता है। तो अब ना चीजें इतनी सारी होगी कि हम उन्हें रिवाइज करना जरूरी है। तो अभी हम उसका रिवीजन करें जितना पार्ट हमने पढ़ा है। इसके बाद में हम कंडक्टर में जाएं। कंडक्टर आपके पास सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से है, पर वो पुराना क्या पढ़ा है उसको बहुत डिमांड करता है। इस वजह से पहले हम एक बार पूरे का रिवीजन करें। पूरे मतलब पूरे का रिवीजन कर रहे हैं। साथ में मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए, बिना शॉर्ट नोट बनाए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं सीख सकते। मैं बताता हूँ कारण क्या है इसका। मान लीजिए अगर आप अपने कॉपी के पेज देखेंगे, कितनी कॉपी के पेज भरे होंगे, तो अप्रोक्स मेरे हिसाब से एक लेक्चर में 3 से 4 तो भर रहे होंगे। तो अप्रोक्स 70-80 पेज हमने भर दिए होंगे। अब मान लीजिए ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हुआ, रे ऑप्टिक्स में भी आपके साथ में ऐसा ही हुआ होगा। इतना ही बड़ा रे ऑप्टिक्स है आपके पास में। अब सोचिए जब आपके पास जेईई एडवांस का एग्जाम आएगा, जब जेईई एडवांस का एग्जाम आएगा तो आपको पता है भाई अब 5 दिन है, 5 दिन में रिवीजन करना है। 5 दिन में रिवीजन करेगा तो पूरी कॉपियां अगर तू देखेगा ना, पूरी कॉपियां मतलब 11th की 12th की सब कॉपियां, पन्ने भी अगर तो ऐसे सारे करने लगेगा तो एक दिन तो सिर्फ पेज पेज पलटने में लग जाएंगे तेरे को। पूरी सिर्फ पेज पलटने, कुछ नहीं पढ़ना, जितने नोट है सबके पेज पेज पलटना है, तब भी उसमें एक दिन लग जाएगा। इसका मतलब सर जी इतने सारे नोट्स हो जाएंगे, मतलब आपके पास अच्छी खासी कॉपियां हो जाएगी। एक ईयर में एक सब्जेक्ट की अप्रोक्स 3 कॉपियां भर जाती है आपके पास में। तो मतलब कम से कम 20 से 25 आपके पास नोट्स हो जाएंगे, कॉपी नोट्स हो जाएंगे। तो यार इतने सारे नोट्स आप लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, जिस चीज में आपको दिक्कत आती है उसको आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। अभी हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में शॉर्ट नोट बनाना सिखाऊंगा, आप किस तरीके के शॉर्ट नोट बना सकते हैं। ये आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी आपको लगता है सर ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें मेमोराइज करने वाली है, तो आपको वहां पे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो हम 12th के अंदर कई चैप्टर्स में आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। तो हमने जहां से चैप्टर शुरू, हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। आप ईयरफोन लगा लीजिए, बहुत कंसंट्रेशन से बातों को सुनिएगा। आप ऐसे मानिए मैं आपसे पूछूंगा और आपको जवाब देना है। मैं ऐसा नहीं, मैं मुझे मेरा रिवीजन नहीं करना, मुझे याद है, मेरा पढ़ा हुआ मैं पढ़ाता हूं, मुझे याद हो गया। पर आपको याद होना चाहिए या आपको चेक करना है, तो आपको मेरे साथ बोलना है। आप अपना कमरे का गेट बंद कर लीजिए, कोई बाहर वाला ना सुने, वो सोचे भाई क्या बच्चे दिमाग खराब हो गया क्या। आप बिल्कुल ऐसे मान लीजिए क्लास में और आप सही ढंग से जैसे से बात कर रहे हैं, आपको लगना चाहिए हाँ ये चीज हमने कब पढ़ी थी, इसमें क्या क्या था, तभी ये चीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है बच्चों, आप तैयार हैं इसके लिए? तो आइए अपने इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, तू याद कर ले कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी तेरे पास। एक कॉपी ले ले, उस पर लिखता रहा साथ साथ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, बता। बहुत बढ़िया, क्या क्या। सबसे पहली सर जी चार्ज क्या है आपके पास, चार्ज इज स्केलर, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी तेरे पास, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्लियर। इस वाली प्रॉपर्टी कोई वैल्यू नहीं है, फालतू है, ठीक है पता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड सिर्फ थ्योरी लिखने के लिए, हमें थ्योरी की जरूरत नहीं है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, चार्ज की सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू पॉसिबल है। कौन कौन सी, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, एनई पॉसिबल है। चार्ज कितना पॉसिबल है, एनई चार्ज पॉसिबल है। अगर मैं ऐसे बोलूं सर जी एनसी पॉसिबल है चार्ज, ये बात सही है गलत है, ये बात गलत है। एनसी कूलम तो 1.5 कूलम भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, बिकॉज 1 कूलम चार्ज अपने आप में बड़ी यूनिट है। बट 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 2.5 कूलम हो सकता है। इतनी बात तुझे सोच ली थी, बहुत बढ़िया। थर्ड प्रॉपर्टी बता, थर्ड प्रॉपर्टी हमने बोला चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हमने बोला था कि जब आपके पास में एक आइसोलेटेड बॉडी होगी, जब आपके पास में क्या होगा, आइसोलेटेड बॉडी, जिसका आसपास से कोई लिंक नहीं होगा, तो उस पर जो नेट चार्ज रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा, कंजर्व। फिर मैं अगर इसमें पूछूं, इसी के अंदर मैं पूछता हूं, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। हमने ऐसा सवाल किया था, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, सही या गलत? गलत।
क्यों? एक्सप्लेन करना हो तुझे क्या बताना पड़ेगा? सर जी वो रिएक्शन बतानी पड़ेगी जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ब्रेक होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ब्रेक होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। उसमें क्या क्या निकलता था आपके पास में? एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता था, एक न्यूट्रिनो निकलता था, एक पॉजिट्रॉन निकलता था। पॉजिट्रॉन क्या था? पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहा बच्चे इतनी बात? ठीक। तो हमने उसे बोला टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, गलत बात। टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये भी गलत बात। अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये बात भी गलत। क्लियर? अब आप ये मानिए कि आपको ये तीनों पॉइंट किसी को समझाने हैं, तो उसके लिए आपको जो रिएक्शंस में लिखवाई थी, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का कन्वर्जन, जो आपके बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव डीके भी जिन्हें आप बोलते हैं, वो रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ चार्जिंग। 3 मेथड ऑफ चार्जिंग थे, बोल के बता कौन कौन से। ठीक है भाई, आजा। पहला बताया तूने क्या? पहले बताया सर जी कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कंडक्शन मेथड। फिर उसके बाद में क्या? उसके बाद में इंडक्शन मेथड। और उसके बाद में क्या? रेडिएशन मेथड था क्या उसके बाद में? नहीं, अरे वो कंडक्शन कन्वेक्शन वो हीट ट्रांसफर में थे, यहां पे नहीं थे। यहां पे कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। अरे यही पढ़े थे क्या? कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। कंडक्शन मतलब कैसे चार्ज करना? छू के चार्ज करना। आप एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास लेके गए, आपने उसे छुआ और वो बॉडी चार्ज हो गई। इंडक्शन में क्या था? आपने दूसरे को देखा, फिर कुछ अर्थिंग की या फिर कुछ कुछ प्रोसेस किए, तो ये इंडक्शन मेथड हो गया। फ्रिक्शन में क्या होते हैं? आप रब करते हैं, आप हथेली को रब करते हैं, उसमें भी चार्ज ट्रांसफर होता है। आप यहाँ पे बालों को ऐसे रब करते हैं, ब्लैंकेट से ये बॉडी के हेयर्स रब होते हैं, तब आपके पास में चार्ज आ जाता है। क्लियर है बच्चों ये वाली बात? इसमें कोई दिक्कत? इसके बारे में ओवर कुछ आप जैसे आपको लगे भी इसमें कुछ सोचना है तो आप वीडियो पॉज कर दो, पहले सोच लो आप, फिर आपको जैसे दिक्कत है आप नोट्स उठा लो। अपने ही चाहते हैं भाई इससे पहले जितना पढ़ा सब अपने अभी रगड़ देंगे। डन? ठीक है। फिर आप बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। ये दोनों पॉइंट्स चाहे आप शॉर्ट नोट से मत लिखिए, ये थ्योरेटिकल है, इसी को ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको मन करे तो आप लिख लो सुंदर लगने के लिए, पर मेरे हिसाब से इनकी जरूरत नहीं पड़ती। पर मैं सबके लिए कवर कर रहा हूं जिसे मैंने शुरू में उठाया है। कूलम्ब लॉ को आप बोलते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर और R कैप। फाइन, ऐसे होता है आपके पास में। यहां पे जो Q1 Q2 की वैल्यू पुट करते हैं वो विद साइन पुट करते हैं, विदाउट साइन। तो हम बोलते हैं सर जो साइन है यहाँ पे वो साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, तो हम क्या बोलते हैं? Q1 Q2 एंड Q2 की वैल्यू विदाउट साइन पुट करना। सही है ये वाली बात? Q1 Q2 की वैल्यू विदाउट साइन पुट करना। ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में देखेंगे आप। यहाँ पे ये आर कैप क्या है? ये आर कैप है आपके पास। क्या है दोस्त? बता बोल। ये तेरे को करना है, ये मैं खुद रिवाइज नहीं कर रहा, तू रिवाइज कर रहा है, तुझे बोलना है। आर कैप क्या है तेरे पास? आर कैप क्या है? बहुत बढ़िया। क्या? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? अच्छा, के क्या होता है? के होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही? इसकी वैल्यू बता। के की वैल्यू कितनी होती है? सही, कितनी होती है इसकी वैल्यू? 9 इंटू में 10⁹। यूनिट बता, तुझे करना बता यूनिट कितनी आएगी इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता, कितना आ रहा है तेरे पास? दिस इज 8.85 10⁻⁻12। इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? नाम बता इसका, क्या नाम है इसका? परमिटिविटी। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, ये हो गया। अच्छा यार, इसमें एक दिक्कत है। अगर मैं बोलूं वो मीडियम बदलने से क्या होता है? अगर हम मीडियम को चेंज करेंगे तो क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा? तुझे बोलना है, तेरे लिए ये सवाल। तो आप क्या बोलेंगे? सर जी अगर यहां पे एक चार्ज Q1 है, यहां पे एक चार्ज Q2 है, बाय चेंजिंग मीडियम F ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ऑलवेज रिमेन सेम। मतलब एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स मीडियम बदलने से बदलता नहीं है, बट F नेट ऑन Q2 क्या हो जाता है आपके पास? क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है ये वाली चीज? कि अगर आपके पास में एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स बदलता नहीं है, पर F नेट बदल जाता है। क्यों बदलता है? उसका रीजन बता। क्यों बदलता है? क्योंकि मीडियम के पार्टिकल भी क्या करते हैं? उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। सर जी कितने टाइम बदल जाता है? अगर आपने किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दिया, तो कितने टाइम से आता है? के की वैल्यू क्या आती है तेरे पास? के क्या होता है? के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। वो किसके बराबर आता है? F नॉट।
मतलब किसी मीडियम में अगर फोर्स देखेंगे वो इसके बराबर आएगा, दिस इज फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम किसके बराबर, ये एफ नॉट बाई के, ये क्या है, फोर्स इन एयर। डन। अच्छा, इस के को क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये के क्या होता है आपके पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बता कहां से कहां तक लाई करती है, के की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। के की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। 1 से लेके किसके बीच में लाई करती है, 1 टू इंफिनिटी के बीच में लाई करती है। इतनी बात समझ रही तुझे, के की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है दोस्त, के की वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इंफिनिटी। कंडक्टर के लिए के की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, के की वैल्यू कंडक्टर के लिए कितनी, के इज इक्वल टू इंफिनिटी, किसके लिए, कंडक्टर के लिए, और के इज इक्वल टू 1 फॉर किसके लिए, एयर के लिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अगर आप इसके, अगर मैं बोलूं रिलेटिव परमिटिविटी नाम का भी टर्म था, रिलेटिव परमिटिविटी, वो क्या था सर जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं के इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, और ये किसके बराबर आता है, ई ऑफ मीडियम डिवाइड बाय ई नॉट। क्लियर। ये क्या होता है आपके पास, जिसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या होता है दोस्त, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और ई नॉट क्या होता है पास, परमिटिविटी इन एयर। डन। ठीक है, अब दोस्तों नोट्स में क्या छापना था इसको, मतलब शॉर्ट नोट्स में इसको मत छापना, ये एक्सप्रेशन में ये वाली बात लिख लेना कि Q1 Q2 विदाउट साइन पुट करते हैं, आर कैप क्या ये पता होना चाहिए, के की वैल्यू एस नोट की वैल्यू पता होनी चाहिए, और ये वाला के इसके बराबर होता है, के इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन, ये जितने फॉर्मूला वो सब आप लिख लो। और एक कहानी ये लिख सकता है कि नेट फोर्स बदल जाता है पर एक चार्ज की वजह से दूसरे पर लगने वाला फोर्स बदलता नहीं है। ठीक है, आइए अब आगे रिवाइज करते हैं। चलो बच्चों रिवीजन अपने आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 3 चीजें देख ली थी, 4th नंबर पे जो हमारे पास चीज दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बहुत बढ़िया, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब क्षेत्र, या फील्ड मतलब एक एरिया, एक रीजन, मतलब एक किसी चार्ज की वजह से दूसरा चार्ज जितने रीजन के अंदर, जितने बड़े एरिया वॉल्यूम के अंदर आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, वो पूरा एरिया रीजन आपके पास में क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब क्षेत्र ना, आपके पास फील्ड को आप क्षेत्र बोल सकते हैं ना हिंदी में, हिंदी फील्ड को क्षेत्र बोलते हैं। तो एक ऐसा एक पॉइंट चार्ज, एक चार्ज की वजह से दूसरा चार्ज जितने रीजन में आपके पास में फोर्स महसूस कर सकता है, वो पूरा रीजन उस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरी बात समझ में आ गई। मैं बोलूं ये सोर्स चार्ज है Q1, इसकी वजह से दूसरा चार्ज जितने बड़े रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर सकता है, उस पूरे रीजन का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो फील्ड कितना बड़ा होता है आपका, इनफाइनाइट बड़ा होता है। सही बात है ना, ये कितना बड़ा होता है आपका, इनफाइनाइट बड़ा होता है। क्लियर, हल्की बात है, आप चाहे तो नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में स्किप कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको वही बात लिखना जो आपको लगता है सर इसमें मैं इसको भूल सकता हूं, जो आपको लगता है इसको भूल नहीं सकता, मुझे हमेशा याद रहेगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पर मैं पूरी चीजें कवर करवा रहा हूं आपको। फिर मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है सर जी, दैट इज कूलम्ब फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये होता है EFI। तो मैंने बोला EFI क्या होता है आपके पास, EFI बताइए क्या होता है, दैट इज F0 डिवाइड बाय Q। ये किसको क्या बोल सकते हैं, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। मुझे Q नोट के बारे में बताइए, क्या है ये Q नोट? Q नोट पार्टिकल क्या है, छोटा सा टेस्ट चार्ज पार्टिकल। क्या है ये आपके पास में, दिस इज स्मॉल टेस्ट चार्ज पार्टिकल। ये क्या है, स्मॉल टेस्ट चार्ज पार्टिकल। क्लियर है बच्चों? ठीक है। ये F0 क्या है, आपको मेरे साथ बोलना, जब पूछ रहा हूं आपको बोलना है ना, ऐसा नहीं है मतलब खुद रिवाइज नहीं कर रहा। ये F0 क्या है आपके पास, F0 आपके पास में फोर्स है किसके ऊपर, इस Q नोट चार्ज पे। क्लियर है ये बात? ठीक है। यूनिट बताइए EFI की, यूनिट कितनी आती है EFI की, यूनिट न्यूटन आई क्या आपके पास में, नहीं क्या है, न्यूटन पर कूलम। और एक और यूनिट आती है आगे जाके, वो क्या आती है, वोल्ट पर मीटर। ये दोनों यूनिट होगी आपके पास EFI की। ठीक है। प्रोसेस बताइए EFI को निकालने का, प्रोसेस बताइए EFI को निकालने का, बोलिए बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हमने बोला, हमने बोला सर जी अगर आपको किसी पॉइंट पे EFI निकालना है तो वहां पे आप क्या रखिए, वहां पे एक पॉजिटिव 1 कूलम का टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखिए, जिसको आप टेस्ट चार्ज पार्टिकल ही बोलते हैं। तो जिस पॉइंट पे हमें EFI निकालना होता है वहां पे हम क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज पार्टिकल को रखते हैं। ठीक है सर जी, रख देंगे। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स निकालना है। वो कितना होगा आपके पास, F0। फिर आप किससे डिवाइड कर देंगे, उसी
क्यू नॉट से जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल था उसके चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो लोग जब स्मार्ट बन जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे EFI निकालना होता है वहां मन ही मन में 1 कूलम मान की कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर डिवाइड बाय 1 कूलम करना होता है तो 1 कूलम को लिखते ही नहीं, सीधा काम कर देते हैं। क्लियर, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ EFI बताइए, डायरेक्शन ऑफ EFI किस तरफ होता है? डायरेक्शन ऑफ EFI, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ EFI कहीं पे निकालना है तो जिस पॉइंट पे आपको EFI का डायरेक्शन निकालना है वहां पे आप क्या कीजिए, पॉजिटिव 1 कूलम को रखिए। उस पॉजिटिव 1 कूलम पे जिस तरफ फोर्स लग रहा है दैट इज डायरेक्शन ऑफ EFI। तो हमने बोला डायरेक्शन ऑफ EFI, डायरेक्शन ऑफ EFI क्या है आपके पास? डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव 1 या फिर इन विच टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स। ये बात इंपॉर्टेंट है। सर अगर मेरा मन करे मैं टेस्ट चार्ज पार्टिकल को -1 कूलम मान लूं, क्या? नहीं मान सकते। आपको हमेशा कितना मानना है? पॉजिटिव 1 कूलम। सही है ये बात? ठीक है। अच्छा, मैं अगर पूछूं पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स सकता है। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज की। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब हम बात करते हैं EFI ड्यू टू रिंग की। EFI ड्यू टू रिंग की आपको मान लीजिए सर कहीं पे दिक्कत आ रहा है तो आप वीडियो रोकिए, आपने नोट्स खोलिए, फिर आप देखिए मास्टर जो बोल रहा है वो हमें क्यों नहीं चमक रहा है, हमने कहां पे क्या चीज स्किप की है, या फिर आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो EFI ड्यू टू रिंग, EFI ड्यू टू रिंग एक्सप्रेशन बोलिए। इस पे क्यू चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये x दूरी है, ये r दूरी है। कितना EFI आता है बताइए? एक्सप्रेशन कितना आता है? लिख के आप खुद लिखिए, एक रफली के चलिए साथ में। कितना आ रहा है? KQX डिवाइड बाय x² प्लस r² की पावर 3/2। क्लियर? अगर मैं पूछूं मैक्सिमम EFI कहां पे आता है? फॉर मैक्सिमम EFI कहां पे आता है आपके पास? x इज इक्वल टू r/√2 पे। अच्छा, EFI कर्व कैसा बनता है? इसमें EFI कर्व बना के देखिए, EFI कर्व कैसा बनता है? ऐसा बनता है। अब शॉर्ट नोट्स में लोग क्या करते हैं, EFI का एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे ऐसा डायग्राम बनाते हैं रिंग में, तो ऐसा बना देते हैं, ये यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू r/√2 EFI मैक्सिमम, यहीं पे लिख देते हैं। ये मैक्सिमम दिखाई दे रहा है ना आपको, तो पूरी कहानी लिखनी नहीं पड़ती। शॉर्ट नोट्स आपके लिए है। कई लोग बस सिर्फ ये डायग्राम बनाएंगे, उसमें सब बातें आ जाएगी, मैक्सिमम EFI कर्व में दिखाई दे रहा है और आपके पास इसका फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आइए उस सीरीज में थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा लाइन चार्ज और सर्कुलर आर्क की वजह से EFI निकालना। तो उसमें आपको क्या होता था? लैम्डा गिवन होता था। लैम्डा क्या होता है बच्चों? लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। सिग्मा क्या होता है बच्चों? सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। रो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ये बात? ठीक है। आपको पता सर जी इस पे कुछ लैम्डा है ना आपके पास, चार्ज डेंसिटी कितनी है आपके पास में? लैम्डा। ओके, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। फाइन। अब ये फाइनाइट की वजह, सबसे पहले फाइनाइट का रिजल्ट बताइए। दिस इज फॉर फाइनाइट वायर। ये कैसी वायर है? फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर में EFI का रिजल्ट बताइए। EX का कितना आता है, EY का कितना आता है? लिख के देखना है ना आपको, लिखिए। अपने कॉपी जो रफ उठा रखा है उसमें लिखिए। हो गया? बहुत बढ़िया। क्या आता है आपके पास? K लैम्डा बाय R इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा। यह आता है K लैम्डा बाय R इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। क्या सर बात यहां पे खत्म होगी? नहीं, बात खत्म हुई। आप जब भी रिवाइज करें तो आपको ऐसा करना चाहिए, जो शॉर्ट नोट्स आपके इस तरीके से हो कि आपको सिर्फ सवाल दिखाई दे रहा है, आंसर आपको दिखाई दे रहा नहीं है। जब आप अपना आंसर बोल दे तब आप आंसर देखिए, फिर आप रुकिए, फिर आप ये देखिए सर इस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है, क्या उन टर्म्स के बारे में अच्छे से जानते हैं? कई बार क्या होगा, तो फॉर्मूला याद होगा, आप टर्म्स नहीं समझ पाएंगे, भाई इस टर्म में क्या मतलब था, इसमें क्या दिक्कत हो सकती थी। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाए तो कॉपी की इस साइड सवाल होना चाहिए, इस साइड जवाब होना चाहिए, ताकि आप जवाब को अपना फोल्ड कर सके। फिर आप सिर्फ सवाल देखें, उसका जवाब देखें, क्लियर? या फिर उस पर हाथ रख सकें आप। तो ये समझ में आ गया सर EX EY ये है। पहले से बताइए R क्या है? R, ये R क्या है आपके पास? दिस R इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज। आपने गलती करी थी इस बार सवाल में, वो जैसे एंगल थीटा पे बना के दिया था, उसमें वो यही गलती थी कि हमें R के बारे में नहीं पता था। R क्या था आपके पास? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज। R इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहां से? लाइन चार्ज। क्लियर है बच्चों? ठीक है। लिमिट कहां से मेजर करनी है? लिमिट परपेंडिकुलर लाइन से मेजर करनी है। कहां से मेजर करनी है? परपेंडिकुलर लाइन से। इसकी लिमिट अगर आप परपेंडिकुलर लाइन के नीचे जा रहे हैं तो थीटा, जो एंगल आएगा वो नेगेटिव आएगा, ऊपर जाए तो पॉजिटिव आएगा। तो लिमिट कहां से कहां तक? -θ1 से +θ2, -θ1 से +θ2।
क्लियर? EFI ये जो EX है वो किस तरफ है, वो परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग है, EY क्या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। डन ये बात? ठीक है सर, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या फर्क पड़ता, फिर अट्रैक्ट करता। सर ये कैसे चेक पता लगेगा ऊपर जा रहा है कि नीचे, मतलब EFI ऊपर होगा नीचे होगा, तो आप ऐसे देख सकते हैं, अगर ऊपर वाला पार्ट बड़ा होगा नीचे वाला पार्ट छोटा होगा, ऊपर वाली ये जो मिड जिस पॉइंट पे निकालना है उससे जो ऊपर वाली जो लाइन चार्ज की लेंथ है वो ज्यादा है, नीचे वाली कम है, तो ये ज्यादा रिपेल करेगा और ये कम करेगा, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। मुझे इनफाइनाइट का रिजल्ट बताइए। इनफाइनाइट की वजह से मैंने बहुत रट्टा मारना है, देखते हैं आपने कितना रट्टा मारा। क्या आता है EFI आपके पास नेट 2k λ/r। ये रिजल्ट याद होना चाहिए बच्चों, बार बार अपने वहां पे निकाल नहीं पाएंगे सवालों में, आपको डाइट यूज करना पड़ेगा इसको। अच्छा ये सेमी इनफाइनाइट, ये कैसी वायर होगी आपके पास, जिसकी इनफाइनाइट, जिसकी इनफाइनाइट वायर। अच्छा ये कैसी वायर है, जिसकी सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। अच्छा सेमी इनफाइनाइट में अगर आप देखेंगे तो इस वाले की वजह से कितना आएगा आपके पास, इस वाले इधर कितना आएगा k λ/r और नीचे कितना आएगा k λ/r, नेट कितना √2k λ/r। इसका बताओ लाइन चार्ज, एक सर्कुलर आर्क है, एंगल थीटा है, डायरेक्शन भी बताइए EFI की और मैग्नीट्यूड बताइए। बोल दिया आपने, बहुत बढ़िया। आप बोल सकते जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। डायरेक्शन किसके अलोंग है, डायरेक्शन अलोंग एंगल बाइसेक्टर, अलोंग एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और वैल्यू कितनी आती है E नेट, तो जो E नेट आपके पास में आता है, E नेट कितना आता है, दैट इज k λ/r इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, दैट इज -θ/2 से +θ/2। डन है ये बात? ठीक। फिर आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए आपके पास में सेमी सर्कल है, पूरा सेमी सर्कल है, तो EFI किस तरफ आएगा, इसको माइनस कर देते हैं, वैसे इसको माइनस कर लिया। बताइए EFI किस तरफ आएगा, कितना आएगा, बोलिए, हुआ? ठीक। तो आप इसको अट्रैक्ट करेगा, ऊपर की तरफ आएगा, कितना आएगा, -2k λ/r। एक कंप्लीट सर्कल, एक सेमी सर्कल का इनफाइनाइट का रिजल्ट क्या आता है आपके पास में, सेम आता है, ठीक है बच्चों। अच्छा और इसमें कुछ हमने दो केस किए थे आपके पास में। एक केस तो किया था डिस्क, यहाँ पे क्या है आपके पास डिस्क, डिस्क पे क्या होगा, लैम्डा होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा होगा। यहाँ पे ऐसे पॉइंट है, इसका ये वाला एंगल आपके पास थीटा है, तो इस वाले पॉइंट पे EFI बताइए। हमने रिजल्ट रट्टा मारा था, आपको याद होना चाहिए, क्या था आपके पास, दिस इज σ/2 ε0 ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। मैंने बहुत आपको ड्राइव कर लेना, आई होप आपने नहीं किया होगा किया गया आपने, ठीक है। अच्छा अगर आप बात करेंगे यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल बना लेते हैं, स्फेरिकल शेल, ये क्या आपके पास स्फेरिकल हेमीस्फेरिकल शेल, हेमीस्फेरिकल शेल, इस पे कितना है आपके पास, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। इसके सेंटर पे EFI बताइए कितना आता है, सेंटर पे EFI, बोला था रट्टा मार लेना, मारा ना आपने। हाँ सेंटर पे EFI कितना था सर जी, हमें याद है कितना था, σ/4 ε0। मजे लेने की कोई जरूरत नहीं सर जी, हम जानते हैं, हम पढ़े हुए पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। इतना पार्ट हुआ, आप इसको छापिए, आप ठीक है, छापना क्या है, इसको आप शॉर्ट नोट्स बाद में बना लीजिएगा, आप बस देखते रहिए, खाली आप देखिए और एंजॉय कीजिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, उसी रिवीजन के अंदर आगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जितना जानते हैं उतना आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख के आप उसके बारे में लिख दीजिए, जितना आप जानते हैं सब आप लिख दीजिए। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, जितना आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं वो सामने जो आपकी कॉपी पड़ी है उस पर अच्छे से आप लिखिए, ठीक है। अभी हम डिस्कस करें, मैंने बोला फ्लक्स का जो फॉर्मूला आता है, फ्लक्स का फॉर्मूला कितना आता है आपके पास, इसमें E.A। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मुझे पता है कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा अगर आप देख रहे हैं ये किसको क्या लिख सकते हैं, E.A cos थीटा। थीटा क्या है आपके पास, एंगल बिटवीन कौन कौन से वेक्टर, E वेक्टर एंड A वेक्टर। सर A वेक्टर के कितने सेंस पॉसिबल है, A वेक्टर के कितने सेंस पॉसिबल है बताइए, 2 सेंस ऑफ A वेक्टर आर पॉसिबल, 2 सेंस पॉसिबल है आपके पास A वेक्टर के। मेरी बात समझ में आ रही है, 2 सेंस आपके पास पॉसिबल है। अगर यहाँ पे अगर 2 सेंस पॉसिबल है तो कौन सा कंसीडर करना है, आप कोई भी सेंस कंसीडर कर सकते हैं, प्रॉब्लम में आप कोई भी सेंस कंसीडर कर सकते हैं। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, पर उसे मैंने बताया था एक बार सवाल में जो सेंस पकड़ लिया पूरे सवाल में वो सेंस बदलना नहीं चाहिए। आप याद कीजिए, एक सवाल किया था हमने 180 डिग्री पे टर्न करने वाला, क्या, ठीक है। अच्छा फ्लक्स क्या बताता है, मतलब अब फिजिकल मीनिंग देखें तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है आपके पास में क्या होता है, फिजिकल मीनिंग
क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का काउंट बताता है, अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का काउंट ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का काउंट कम होगा तो फ्लक्स कम होगा। अच्छा, मास्टर ने कुछ बोला था अभी फ्लक्स पॉजिटिव लेना है, अभी कुछ नेगेटिव लेना है, वो कब बोला था? बहुत बढ़िया। क्या सर जी आप बात करते गॉसियन सरफेस की। गॉसियन सरफेस क्या होता है? ठीक है, क्या होता है गॉसियन सरफेस आपके पास? गॉसियन सरफेस इज 3D क्रॉस सरफेस। 3D क्रॉस सरफेस मतलब पूरा क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर उस 3D क्रॉस सरफेस के अंदर फील्ड लाइन अगर आ रही होगी, अगर उसके अंदर फील्ड लाइन आ रही है आपके पास, तो उसे क्या बोलते हैं आप? उसे आप नेगेटिव कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं? अगर अंदर आ रही है तो आप उसे कंसीडर करेंगे नेगेटिव, और अगर बाहर जाए तो आप उसे क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रहा है आपके पास में, तो आप उसे क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास में एग्जिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो आप उसे क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। अब मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हो गया। ये चीजों को थोड़ा इसका थोड़ा ध्यान रख लेना ना आपके पास। और एक ये कि एरिया वेक्टर आप कुछ भी पकड़ सकते हैं, पर एक बार जो पकड़ दिया वो पूरे सवाल में बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा। आप इसको फील भी कर सकते हैं। फील करने के लिए मैंने बोला था कि आप ये देखिए कितनी फील्ड लाइन से पास हो रही है। आप ऐसे कर देंगे, फील्ड लाइन ऊपर से आ रही है तो कोई फील्ड लाइन नहीं जाएगी। बारिश की तरफ फील कीजिए आप। फिर हमने बात की थी, अगर आप कोई भी क्लोज्ड बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अगर आप कभी भी कोई भी क्लोज्ड बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होता है? 0। ये बात पता थी आपको? ठीक है, गॉस लॉ के बारे में बताइए, एक्सप्रेशन बताइए पहले मुझे, कितना होता है? लिख दूं मैं? बोल दिया आपने? ठीक है, E.ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, ये E क्या है आपके पास में? ये E क्या है? E क्या गॉस लॉ क्या बताता है? गॉस लॉ बताता है फ्लक्स। गॉस लॉ क्या बताता है आपको? फ्लक्स। वो किसके बराबर होता है? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले क्या मानना पड़ता है? गॉसियन सरफेस। कौन कौन से गॉसियन सरफेस होते हैं? नाम लीजिए। स्फीयर, क्यूब, कोई भी 3D क्लोज सेंटर आपके पास जिसमें दोनों ढक्कन बंद हो, कोई भी 3D क्लोज सरफेस क्या कहलाता है? गॉसियन सरफेस कहलाता है। ठीक है, तो उसने बोला, गॉस लॉ ने क्या बोला? गॉस लॉ ने बोला कि किसी भी 3D क्लोज्ड बॉडी से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना हो? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया, क्या नाम है इसका? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिख लिया, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। ये E क्या है आपके पास? दिस इज EFI ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, आउटसाइड। समझ में आ रही है बात? ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। Q इनसाइड क्या है आपके पास? Q इनसाइड, तो आप बताइए क्या होता है Q इनसाइड? Q इनसाइड इज चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो आप इससे फ्लक्स निकाल सकते हैं। अगर आपको कभी गॉस लॉ की हेल्प से EFI निकालना हो तो क्या तरीके थे? गॉस लॉ की हेल्प से EFI कैसे निकालते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? सर जी आप ऐसा गॉसियन सरफेस चूज कीजिए। पहले आप बोल दीजिए सारे लाइंस अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो सबसे पहले बोलेंगे सर जी एक ऐसा गॉसियन सरफेस चूज कीजिए जिसके हर एक पॉइंट पे EFI सेम हो और एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड DS वेक्टर भी क्या हो? कांस्टेंट हो, और 0 हो तो बल्ले बल्ले। ऐसी बात की थी हमने, ताकि E इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए, DS का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टोटल एरिया बन जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें गॉस लॉ की कॉरेस्पॉन्डिंग था। इसमें ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि E किसकी वजह से है? सबकी वजह से EFI है, चाहे वो गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज हो चाहे बाहर वाला हो, दोनों की वजह से ये EFI आपके पास रहता है। उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे Q चार्ज रखा हो, यहाँ पे क्या रखा हो? Q चार्ज रखा हो, और आपसे क्या पूछा है? इस डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स। समझ में आ रही है बात? तो हम बोल रहे हैं फ्लक्स थ्रू डिस्क, कितना फ्लक्स पास होगा? ये जो डिस्क है इसकी डिस्क कुछ आप R मान लीजिए, ये वाला एंगल आपको गिवन थीटा। आप रिजल्ट बताइए, मैंने आपको लिखवाया था रिजल्ट, बहुत सा रट्टा मारना है, चेक करते हैं आपने याद किया कि नहीं किया। बताइए क्या रिजल्ट आएगा? अरे बोल 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 बोल, अरे आ गया क्या? ठीक, बहुत बढ़िया। क्या रिजल्ट आया? Q/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। बहुत बढ़िया भाई। अब उसके बाद में हमने क्या किया था? उसके बाद में हमने डिफरेंट शेप्स के लिए EFI निकाले थे। यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल है, ये क्या है दोस्त तेरे पास? शेल। ये पूरा रिवीजन वीडियो तेरे पास इंपॉर्टेंट है। अगर लग रहा हो सर मैं थक गया, थोड़ा वेट कर ले, फिर वापस देखना शुरू कर ले, पर पूरा देखना है,
क्योंकि इसमें जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो भी खतरे वाले पॉइंट है थ्योरी के साथ में सब कवर करूंगा मैं यहाँ पे। अच्छा, शेल के अंदर अगर मैं बोलूं आर लेस देन आर EFI कितना और आर ग्रेटर देन आर EFI कितना, इस पे क्यू चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी तक हमने जितनी भी शेल सॉलिड जो भी पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, अभी तक सब नॉन कंडक्टिंग था, अभी तक कंडक्टिंग कुछ नहीं पढ़ा, कंडक्टिंग अलग से पढ़ेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो ये जवाब कभी कोई पूछे सर ये शेल कौन सी शेल है, तो कौन सी अभी नॉन कंडक्टिंग, सब कुछ नॉन कंडक्टिंग अभी। अच्छा, आर लेस देन आर के लिए EFI बता कितना, 0। और ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज है कि सर जी अगर शेल के अंदर EFI देखें तो कितना आता है, 0। शेल के बाहर अगर आप EFI देखें तो कितना है, KQ डिवाइड बाय स्मॉल r का स्क्वायर। क्लियर? अब आप बात करें यहां पे ऐसे सॉलिड स्फीयर, ये क्या है आपके पास, सॉलिड स्फीयर। क्लियर? अच्छा, यहां पे अगर सॉलिड स्फीयर तो इसके अंदर बताइए आर लेस देन आर में और आर ग्रेटर देन आर में, आर लेस देन आर में EFI बताइए सॉलिड स्फीयर के अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें तो सिग्मा होता है, चार्ज सरफेस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहां पे क्या होता है, रो होता है। अंदर EFI बता कितना था, उसका रिजल्ट याद रहना चाहिए, भूलता है। कितना रिजल्ट था, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। बाहर कितना था, बाहर कितना था, इस पे टोटल चार्ज कितना मान ले, कुछ Q मान ले टोटल चार्ज, कितना था बाहर, KQ/r²। हमें यहाँ पे एक बात चमकी थी, क्या हमें चमका था, हमें चमका था सर जी बाहर अगर आप बात करें तो शेल की वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से और पॉइंट चार्ज की वजह से, ये तीनों की वजह से क्या आता है आपके पास, सेम आता है। बहुत बढ़िया। फिर हम बात करते हैं इनफाइनाइट प्लेन, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इनफाइनाइट प्लेन है, ठीक, इस पे चार्ज कितना है आपके पास, सिग्मा। यहाँ पे चार्ज कितना है आपके पास, सिग्मा। तो आप बताइए इसके यहाँ पे EFI कितना आएगा। अगर आपके पास में एक प्लेट है, एक प्लेट है, उस प्लेट पे अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो बाहर EFI कितना आएगा आपके पास, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट की खूबसूरती क्या थी, इसके इस तरफ इधर आएगा, इसके इस तरफ इधर आएगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या खूबसूरती थी सर जी, इसकी खूबसूरती ये थी कि ये जो आपके पास EFI है ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा नहीं है। इसमें जो सिग्मा है ना वो एक फेस पे चार्ज है, कितने पे है, सिंगल फेस, एक फेस पे। अगर दो फेस पे होगा दोनों फेस के से अलग अलग लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ये है आपके पास में, तो इसके दो फेस है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये कौन से फेस पे चार्ज है, इस एक फेस पे चार्ज है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। इनफाइनाइट प्लेन की वजह से EFI कितना आता है, कितना आ रहा था आपके पास, दैट इज सिग्मा/2 एप्सिलॉन। अब देखिए आपने सॉलिड स्फीयर के अंदर एक प्रॉब्लम किया था, जो प्रॉब्लम अपने आप में बहुत शानदार है। ये खुद प्रॉब्लम ही जेईई में 2 बार पूछा जा चुका है, 2 बार ऐसा था आपके पास में। यहां पे आपको बोला गया था कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है आपके पास में रो है, यहां पे ये एक स्फीयर है, इसका नाम C1 है, इसका सेंटर कुछ C2 है, दोनों स्फीयर है आपके पास में। तो हमने क्या किया, इस स्फीयर को रिमूव कर दिया, सिर्फ कितना पोर्शन बचा आपके पास, इतना पोर्शन बचा। क्लियर? स्फीयर के अंदर से क्या कट कर दिया आपने, स्फीयर कट कर दिया। अगर आपसे बोला जाए कि भाई यहां पे किसी पॉइंट के ऊपर, O पॉइंट के ऊपर EFI कितना आता है, ये आपसे उस सवाल में पूछा गया था, तो मैं चाहता हूं आपको इसका रिजल्ट याद हो जाए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या आता था बता सकते हैं कि यहां पे मान लीजिए एक स्फीयर के अंदर से अगर आप एक कैविटी को काट दे, वो भी स्फेरिकल शेप की हो, तो अगर उसके बीच में यहां पे कोई पॉइंट देखे आप कैविटी के अंदर, तो वहां पे कितना EFI आएगा, ये आपसे करवाया गया था। ठीक है, आप इसके बारे में मुझे बताइए, जितना भी आप जानते हैं। आप अपने सामने जो नोटबुक आपने रख रखी है उस पर सोल्व करके बताइए क्या वैल्यूज आ रही है, दिखाइए मुझे। ठीक है, अभी हम देखते आइए इसको। तो यहां पे जो आपके पास में EFI आता है इसके अंदर, वो आता है ρ/3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2, ऐसा आता है आपके पास। अगर ऐसा आता है ρ/3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2, इसका मतलब क्या है कि कैविटी के हर एक पॉइंट पे जो वेक्टर है, जो आपके पास में EFI का जो वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, C1 C2। इसका मतलब क्या था आपके पास में, यहां पे जो EFI होगा वो भी C1 C2 डायरेक्शन में होगा, यहां पे भी इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे भी इस डायरेक्शन में, यहां पे भी इस डायरेक्शन में होगा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट था कि कैविटी के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर EFI का मैग्नीट्यूड भी सेम है और उसकी डायरेक्शन भी सेम है। इस वजह से ये चीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोगों को ऐसी फील नहीं आती सर ऐसा हो सकता है क्या, कैविटी के अंदर हर एक पॉइंट पे EFI का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो। हाँ, ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। इसके बाद में हम बात की थी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात की थी हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो सारी आप मुझे बताइए। जितना आप जानते हैं सबका सब आप मुझे खुद आप अपनी नोटबुक में लिखिए और आप उसके बारे में एक एक बात आप लिखिए, जितना आप जानते हैं सब लिखिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो आपके पास टास्क था कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जितनी कहानी आप जानते हैं सबकी सब आप सोच के और लिख के बताइए। तो आपने लिखा होगा, हम आइए इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए कि सर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफरेंस है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती। ठीक,
डेल्टा यू किसके बराबर आता है आपका डेफिनेशन से, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और डेल्टा यू किसके बराबर आता है, डेल्टा यू आता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये वाला एक्सप्रेशन कब यूज होता है, ऑलवेज यूज होता है। और ये वाला कब यूज होता है, इसके बारे में जानते हैं क्या आप, इसके बारे में बहुत बात की है हमने। हाँ, ये कब यूज होता है आपके पास, व्हेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके पास, 0। सही है बच्चों, ठीक है। अब आप ये बताइए, मान लीजिए कभी दो चार्जेस हैं आपके पास में Q1 Q2, इसके बीच में सेपरेशन कुछ आपके पास में है R, तो इसकी पोटेंशियल क्या लिखी जाएगी, कितनी आई पोटेंशियल इसकी, दैट इज K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, जब आपने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितनी मानी, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना है आपके पास, 0। मेरी बात समझ में आ रही है। और इस वाले एक्सप्रेशन में Q1 Q2 क्या पुट करते हैं आप, Q1 एंड Q2 पुट विद साइन, पुट विद साइन, ये सब किसके साथ पुट करना है आपको, साइन के साथ पुट करना है। इतनी बात चमक रही है बच्चों, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वाली बात आपको क्लियर होगी। तो जब भी आपको कभी वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालना हो या फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालना हो, तो हमेशा आप किसकी तरफ अप्रोच कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। आप इनिशियल पोटेंशियल निकालिए, फाइनल पोटेंशियल निकालिए, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब आइए अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसके बारे में लिखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसे बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी को आपने कई नाम दिए थे ना, क्या क्या नाम दिए थे पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को आपने बोला डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हमने दोनों नाम दिए थे। अगर मैं ऐसे बोलूं कि इन दोनों चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितना है, यू इज इक्वल टू आपने बोला केवल के Q1 Q2 बाय R। अगर मैं बोलूं आपको कि ये पोटेंशियल एनर्जी ना बोल के मैं इसको ऐसे बोलूं कि इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से R डिस्टेंस में लाने पे, इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से R डिस्टेंस में लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो इतना है, तो ये बात सही है या गलत है, तो वो बात भी सही है। क्यों, डेल्टा यू किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। और ये क्या है, डेल्टा यू कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में, इन्फिनिटी और गिवन पोजीशन के बीच में। तो आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर आप इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा के गिवन डिस्टेंस पे लेके आएंगे, तो जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा वो क्या कहलाता है आपके पास में, उसकी पोटेंशियल, जैसा बोल सकते हैं, ठीक। अब याद कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए यहां पे सबसे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मुझे थोड़ा सा लगता है भी बच्चों की थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो आपको इन पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से समझना है। आप फंस जाएं तो आप वीडियो पॉज कीजिए, अपने नोट्स उठाइए, वीडियोस देखिए, फिर आगे बढ़िए। हाँ बच्चों बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताइए, बोलिए। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ भाई, क्या बोलते हैं आप, साहब बोलते हैं पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एक डेफिनेशन तो आपने क्या बोला, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या आपका, टेस्ट चार्ज पार्टिकल। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है आपके पास, इसको बोलते हैं जूल पर कूलम, और इसका स्टैंडर्ड नाम है वो क्या है आपके पास, वोल्ट। क्लियर, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं दो पॉइंट के बीच में, अगर किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहिए तो उस पॉइंट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए डिवाइड बाय क्यू नॉट, ऐसे लिख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। या फिर ये क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज पार्टिकल, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1 कूलम होती है। अच्छा, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या बताया गया था, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो क्या तरीका है, तो अब बोलते जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वहां पे कितना चार्ज रखो आप, टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखो 1 कूलम। फिर क्या करो, उसके बाद सही स्टेप क्या था बताइए, फिर क्या, उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स बन रही है वो सबकी सब लिखो, फिर डिवाइड बाय क्या कर दो आप, क्यू नॉट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। आपको तरीका पता लग गया पोटेंशियल का, ठीक। तो पोटेंशियल का एक डेफिनेशन तो ये है। सेकंड डेफिनेशन आप पोटेंशियल को ये भी बोल सकते हैं कि किसी गिवन इन्फिनिटी से किसी गिवन पोजीशन पे एक यूनिट चार्ज को लाने में जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा आपके पास में, वो क्या कहलाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों, बिकॉज यार आप अगर बात कर रहे हैं डेल्टा, आपने लिखा डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू नॉट, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ये भी तो एक ही बात है, बिकॉज डेल्टा यू किसके बराबर होता है, वर्क डन एक्सटर्नल के बराबर, या फिर किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट। ये बात समझ में आ रही है आपको, इस पे हम चर्चा कर चुके थे। तो हमने ये बोला कि सर जी जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं सर इन्फिनिटी से किसी गिवन पोजीशन में, इन्फिनिटी से किसी गिवन पोजीशन में एक यूनिट चार्ज को लाने में स्लोली लेके आना है, एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होगा दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। सेम आप ये कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के बारे में बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो हमने ये वाली चर्चा की थी किसके ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर। फिर उसके बाद में हमने क्या किया था,
फिर उसके बाद में हमने एक रिलेशन निकाला था किस किस के बीच में, आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। क्या था वो रिलेशन? वो रिलेशन था आपके पास डेल्टा वी और ई के बीच में रिलेशन। बताइए क्या एक्सप्रेशन था? डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। क्लियर है ये बात? ठीक है। फिर अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है? सही बात। क्या होता है? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? आपके पास ड्रॉप होगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, इसकी हमें बहुत सारी जगह पे जरूरत पड़ी थी। फिर हमने क्या किया था? फिर हमने कुछ कुछ स्टैंडर्ड शेप्स के लिए पोटेंशियल निकाले थे। वो हम पोटेंशियल की बात करते हैं। मान लो हम लिखते हैं हमें पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहां पे क्यू चार्ज इसकी वजह से यहां बताइए यहां पोटेंशियल कितना आएगा? आर दूरी पे कितना आएगा? के क्यू बाय आर। अगर ये माइनस होता है यहां पे कितना आ जाता? माइनस आ जाता। क्लियर? फिर अगर आप बात करेंगे शेल के लिए, ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने अगली स्लाइड में उसको देखते हैं। आप इसको पहले छाप लीजिए। तो शॉर्ट नोट्स में ये वाली चीजें आप ढंग से छाप लीजिएगा, बिकॉज पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में लोग फंस जाते हैं। तो आप जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसके, तो इस पे आपको खास ध्यान रखना है। इसमें आपको जो भी चीज लग रही है कि आप फंस सकते हैं, उसको जरूर आपको वहां पे लिखना है। ठीक है? तो एक और चीज आप देखिए, मान लीजिए आपको मैं ये बोलूं ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल कुछ वी ए है, इसका पोटेंशियल कुछ वी बी है। अगर एक क्यू चार्ज को आप यहां से यहां पे मूव करवाएंगे तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना आएगा? बताइए। बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू में डेल्टा वी, बिकॉज सिंपल एक्सप्रेशन था। डेल्टा वी था आपका डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन आपके पास। यहां पे जो क्यू की वैल्यू पुट करनी है वो क्या पुट करना है? विद साइन पुट करना है। आपको ऐसी जगह पे आके ऐसा लग सकता है सर जी थोड़ा पजलिंग हो रहा है, ऐसा बच्चों के साथ में होता है, तो आपको रुकना है, थोड़ा सोचना है, नोट्स देखने हैं। आपको सब डाउट्स, जितने भी आपको डाउट्स आ रहे होंगे, मोस्टली डाउट के सॉल्यूशन आपके अंदर हैं, जो सब वीडियो में बताया गया है। पर आपको उसमें कई बार आप पजल हो जाते हैं, भाई हाँ इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है। चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो आपको खुद सोचना पड़ेगा इसके लिए। फिर भी दिक्कत है तो आप पूछेगा जरूर। ठीक है? ये आ गया आपके पास डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू में डेल्टा वी। क्यू की वैल्यू भी साइन पुट करनी है। कई बार आपको सवाल में बोला गया जाएगा कि एक चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट में मूव करा, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, बताइए चेंज इन पोटेंशियल, तो आप यहां से बता सकते हैं। ठीक है? अच्छा, इसके बाद में और देखते हैं अपने। अब मान लीजिए हमने बात की थी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक शेल है आपके स्फेरिकल शेल। ये क्या है आपके पास? स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल। अच्छा, इसमें अगर आप पोटेंशियल लिख रहे हैं v, पहला केस व्हेन रेडियस इज ग्रेटर देन r, तो पोटेंशियल बताइए कितना है? इस पे कुछ q चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेडियस कुछ कैपिटल r है। कितना था पोटेंशियल? k q बाय स्मॉल r। कारण बता सकता है मुझे ऐसा क्यों आता है? तो तू क्या बोलेगा? तो बोला सर पोटेंशियल का मतलब ये होगा किसी पॉइंट पे कि इंफिनिटी से उस पॉइंट पे अगर आपको एक यूनिट चार्ज को लेके आना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वो पॉइंट चार्ज हो, मतलब यहां पे मान लो क्यू चार्ज के सेंटर पे पड़ा था, तब जितना वर्क करना पड़ता उतने शेल में करना पड़ेगा, उतने सॉलिड स्फीयर में करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं v व्हेन लेस r इज लेस देन r, तब कितना है तेरे पास पोटेंशियल? व्हेन r इज लेस देन r, तो कितना है तेरे पास? k q बाय कैपिटल R। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? बहुत सही। क्या क्या बात है इसके अंदर कि शेल के अंदर हर एक पॉइंट पे, शेल के अंदर हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है, बिकॉज इसके अंदर EFI 0 रहता है। अगर आप अंदर के पॉइंट से मूव करेंगे तो आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर पोटेंशियल कब? व्हेन r इज ग्रेटर देन r। सेकंड केस व्हेन r इज लेस देन r। दोनों केस में बता पोटेंशियल। ग्रेटर देन r वाले केस में तुझे मैं साथ साथ करना है, तेरे लिए हो रहा है ये। अभी कितना आ रहा है तेरे पास? के क्यू बाय आर। बहुत बढ़िया। और अंदर वाले केस में कितना था? रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये वाला एक्सप्रेशन लोगों को याद रहता नहीं है, ये आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमने बात कर ली शेल के लिए और आपके पास सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई अगर आपको एक रिलेशन बताया गया था EFI, क्या? कैलकुलेशन ऑफ EFI, कैलकुलेशन ऑफ EFI विद हेल्प ऑफ V। तो मैंने क्या बताया? EFI का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, माइनस dV बाई dr। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ये वाला एक्सप्रेशन कब सही है आपके पास में? जब E और dr के बीच में जो डायरेक्शन हो वो क्या हो? सेम डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर एंड dr वेक्टर इज सेम। की बात याद है? अब आप E नेट का एक्सप्रेशन बताइए मुझे कितना आता है? E नेट
क्या था ये आपके पास, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप, ओके, आगे माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप, ठीक, आगे माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ये एक्सप्रेशन आया था, ये ई नेट का एक्सप्रेशन था आपके पास। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे नेट ईएफआई रिक्वायर्ड होता है, किसी पॉइंट पे नेट ईएफआई रिक्वायर्ड होता है, तो तीनों डायरेक्शन का पोटेंशियल ड्रॉप पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, आपको एक डायरेक्शन का पोटेंशियल ड्रॉप पता है, तो सिर्फ आप उसी डायरेक्शन का ईएफआई बता सकते हैं। और अगर आपको तीनों डायरेक्शन का चाहिए, तो आपको फिर तीनों डायरेक्शन का ड्रॉप पता होना चाहिए। एक सवाल मैंने किया था, जैसे पूछा था बताइए इस पॉइंट पे ईएफआई कितना, तो वहां पे बोला था ये हम निकाल सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही डायरेक्शन का ड्रॉप पता था, बाकी दो डायरेक्शन का ड्रॉप पता नहीं था। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में हमने बात की थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको याद होगा ना, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, बोलिए आप। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं हम सर? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पोटेंशियल क्या रहता है, आपके पास सेम रहता है। अगर आप बात करें पॉइंट चार्ज की वजह से, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आते हैं बताइए? ठीक है, लाइन चार्ज की वजह से, ओके, और अगर मुझे इनफाइनाइट प्लेन होगा उसकी वजह से कैसे आएंगे? ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से आते हैं आपके पास स्फेरिकल, लाइन चार्ज की वजह से आते हैं सिलेंड्रिकल, अगर एक इनफाइनाइट प्लेन है उसकी वजह से कैसे आते हैं? प्लेनर आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, रीजन बताइए क्यों? हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ऐसा क्यों? आप क्या बोलेंगे सर जी? अगर आपके पास कभी इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो अगर आप उस सरफेस के अलोंग मूव करेंगे तो आपको डेल्टा वी मिल जाएगा। क्योंकि डेल्टा वी होता है माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। और अगर आपके पास में जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ई हमेशा परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ ई आ जाएगा, फिर आप यहां से यहाँ पे मूव करेंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएल करेंगे तो कुछ ना कुछ डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। और डेल्टा वी अगर आपके पास में नॉन जीरो आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज फिर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही नहीं रहेगा। उसका मतलब ही है ना, सबका पोटेंशियल सेम है। फिर आपसे पूछा था, मान लीजिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी कट कर सकते हैं क्या? कारण बताइए। ठीक है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरली कट नहीं करते हैं, बिकॉज अगर वो कट कर गए तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ ईएफआई हो जाएगा। फिर भी मान लीजिए कभी कट करता हुआ दिखाई दे जाए, इसका मतलब ये हो सकता है वहां पे ईएफआई जीरो होगा। क्लियर? अगर वहां पे कभी भी नॉन जीरो ईएफआई है तो कभी कट नहीं करेगा। अगर कभी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कट कर भी गए तो वहां पे पोटेंशियल कितना होगा, सॉरी वहां पे ईएफआई कितना होगा आपके पास? जीरो होगा। क्लियर बच्चों? तो ये बात थी आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। अभी हम थोड़े से मिसलेनियस टॉपिक की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी कभी कभी पूछा जाता है, मिसलेनियस में है ना, इसमें मिसलेनियस में 3-4 टॉपिक है इसके अंदर। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी है, वो मुझे मिसलेनियस में लगता है, लोग इसे टॉपिक देते हैं, पर मुझे मिसलेनियस टाइप लगता है ये। पहली बात इसका रिजल्ट याद होना चाहिए। पहले बता दूं स्फेरिकल, पहले सेल्फ एनर्जी है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए, मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं, यहां पे ऐसे एक शेल है, ये क्या तेरे पास एक शेल है, ओके, इस पे आपने कुछ क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? एक शेल है, उसके ऊपर आपने क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, तो ये सब चार्जेस है आपके पास। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं आपके पास। अगर ऐसे आपके बहुत सारे चार्जेस हैं तो आप सुनना, यहाँ पे भी एक चार्ज होगा छोटा सा dq, और कुछ यहाँ पे भी चार्ज होगा dq, यहाँ पे भी चार्ज होगा dq, यहाँ पे भी चार्ज होगा dq। ऐसा ही है ना बच्चे, हर एक जगह आपका dq 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 dq, बहुत सारे चार्जेस है dq, मैंने बना दिए सबके सब। अब सुन यार, ये अगर दो चार्जेस हैं तो इनकी खुद की भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी भाई। इन दोनों, अगर आपने एक शेल के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आपस में पास में है, थोड़े दूर में है। इस dq की इसकी वजह से भी होगी, इस dq की इसकी वजह से भी होगी, इस dq की इसकी वजह से भी होगी। मतलब खुद के चार्ज की वजह से खुद के अंदर जो एनर्जी है वो क्या कहते हैं? सेल्फ एनर्जी, इसलिए इसका नाम है सेल्फ एनर्जी। वापिस समझ, सेल्फ एनर्जी क्या होती है? मान ले मेरी बॉडी के ऊपर चार्ज होता, तो ये वाला चार्ज इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे को dq, यहाँ पे dq, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, कितनी होगी? k dq1 dq2 डिवाइड बाय सेपरेशन। ऐसे हर एक चार्जेस की वजह से होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बॉडी के ऊपर जो आपके चार्जेस लाई करते हैं, तो उन खुद चार्जेस की वजह से आपस में जो इंटरेक्शन एनर्जी आती है उसको आप क्या बोलते हैं? सेल्फ एनर्जी। क्लियर? शेल के लिए जो रिजल्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी? सेल्फ, या फिर पूरा ऐसे लिखते हैं सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी किसकी वजह से? ड्यू टू शेल। ड्यू टू शेल, एक शेल के ऊपर अगर कोई चार्ज हो Q, तो उसकी जो सेल्फ एनर्जी आती है वो कितनी आती है? वो आती है 0.5
के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर। मान लीजिए कैसे शेल है ना आपके पास, इस शेल पे अगर कुछ क्यू चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जो सेल्फ एनर्जी आएगी, सेल्फ एनर्जी मतलब यहाँ पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसकी डिस्क कुछ आपके पास में आर है तो इसकी खुद की जो एनर्जी होगी वो कितनी हो 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, इसका आपको रट्टा मारना है। क्लियर है बच्चों? आप बोलेंगे तो आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। डेरिवेशन के लिए क्या करना है, आप ऐसे मानिए कि इस शेल पे आपके पास में इनिशियली इस शेल पे कुछ क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आप मान लीजिए आपको टास्क क्या मिला, आपको ये टास्क मिला सर जी इस शेल के ऊपर कुछ कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये वाला नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन आप स्किप कर सकते हैं, रिजल्ट याद कर सकते हैं, पर अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको डेरिवेशन दिखा रहा हूं। मैंने ये बोला कि हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए एक फुटबॉल आप इमेजिन कीजिए, एक फुटबॉल है, उस पे डीक्यू चार्ज ऐसे प्लेस करना है ऐसे, और उस पूरे में लाने में जो पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी है ना, तो क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। डेल्टा यू किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सही बोल रहा हूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इतना सही बोल रहा हूं ना बच्चे, कोई गलती नहीं है इसमें? ठीक, तो मुझे ये टास्क मिला कि भाई साहब आपको सेल्फ एनर्जी निकालना है इसका, तो मैंने बोला मैं इसको ऐसे समझता हूं कि मुझे इस पे कैपिटल क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क जो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क आएगा वही तो सेल्फ एनर्जी है। समझ में नहीं आ रही बात? देखिए डेल्टा यू किसके बराबर होता है, डेल्टा यू होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल और नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये कब होता है, जब डेल्टा के जीरो, इसमें कंडीशन है। तो आपको बोला गया बताइए इसकी सेटअप की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ये पूछा, और वही सेल्फ एनर्जी है। तो मैंने इसको ऐसे बोल दिया कि क्यों ना मैं इसे ऐसे बोलूं कि इस एक स्फीयर के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने में जो एक्सटर्नल बॉडी को वर्क करना पड़ेगा वही तो सेल्फ एनर्जी के बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बोला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल क्यू चार्ज uniformly on shell is equal to self energy of shell। ये बात सही है बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सही है तो अब अपने देखना प्रोसीड करके बताता हूं। मैंने बोला क्यू चार्ज मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं, क्यू चार्ज हमने क्या किया, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हम कर चुके हैं, क्यू चार्ज कर चुके हैं। अभी हम एक्स्ट्रा डीक्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, तभी तो अब फिर डीक्यू लेके आएंगे, फिर थोड़ा और डीक्यू लेके आएंगे, और डीक्यू लेके आएंगे, इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो आप देखिए डीक्यू चार्ज को लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल लिख रहे तो इस क्यू की और डीक्यू की कितना है पास, के क्यू डीक्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर, क्योंकि इन दोनों की जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों चार्जेस की जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी वही तो इसको डीक्यू को इन्फिनिटी से लाने में वर्क के बराबर होगी। क्लियर है बच्चों? ठीक, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक, जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक। तो ये एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेके क्यू तक। तो रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, के क्यू स्क्वायर बाय 2r की वैल्यू कितनी, 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय r। ये इसका डेरिवेशन था, पर मैं नहीं बोल रहा डेरिवेशन याद कीजिए, आपसे रिजल्ट याद रखिए, कई बार सीधा सवाल आ जाता है रिजल्ट के बेस पे। वापस अगर आप डेरिवेशन देखना चाहे तो मैंने क्या बोला, पहले से कुछ क्यू चार्ज था, अब डीक्यू लेके आए हैं, तो उसके करने में जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना हुआ। तो मैंने ये बोला कि अगर मैं आपको ये बोलूं यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे स्मॉल क्यू को लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आप क्या वर्सेस की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। अब यहाँ पे अगर बच्चे कंफ्यूज है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ सर यहाँ पे पजल हो जाते हैं, सर क्या मतलब सब मैशअप हो जा रहा है, तो इसमें दिक्कत आपकी, मतलब आपकी भी गलती नहीं, इसमें एक्चुअली क्या चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो चीजें थोड़ी सी मैशअप होने वाली सी है। तो जब भी आप फंस जाए तो आप वहां पे अपना डाउट लिख लो पहले, तो पेंसिल से भी आपको क्या डाउट आ रहा है, फिर आप नोट्स रिवाइज करके फिर आप उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको जवाब मिल जाएगा। जो भी आपको डाउट आ रहा है सबका जवाब आपके पास ही है, पर वो अंदर मैशअप हुआ पड़ा है। कई बार क्या होता है भी आप इसमें मैशअप होते हैं, डेल्टा यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल के बराबर, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, सब जानो तो इसी में उलझ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन एक्सटर्नल के बराबर तो थी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी, तो मैंने बोला ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है इस सेटअप को ऐसे लेके आने में। और अगर आप ये डीक्यू चार्ज को यहाँ पे लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इस क्यू और डीक्यू कोरेस्पोंडिंग पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आप के क्यू डीक्यू बाय आर,
समझ में आ रही है? आप इसे इंटीग्रेट करें 0 से कैपिटल क्यू, तो रिजल्ट कितना है 0.5 kq²/r। आपको रिजल्ट रट्टा मानना है। सेल्फ एनर्जी ऑफ ए शेल कितना आता है 0.5 kq²/r। ठीक है बच्चों, आइए अब आप बात करेंगे सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना आएगा। अभी हम एक नेक्स्ट स्टेप में बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा सेल्फ एनर्जी ड्यू टू स्फेरिकल शेल, अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ एनर्जी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। उसके डेरिवेशन में मुझे लगता है कि आपको एक दिक्कत हो सकती है, मतलब किसके स्फेरिकल शेल में। एक चीज पहले मैं क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए एक शेल है आपके पास में ना, इस पे चार्ज कुछ कैपिटल क्यू है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बच्चों, यहां पे एक आपने स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया, कितनी दूरी पे, r दूरी पे। ये ऐसा कुछ नहीं देखा है आपने, मे भी शायद आपको दिक्कत हो, पर आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सवाल ये कि इन दोनों की इंटरेक्शन पोटेंशियल, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपके पास है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्या बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए? देखिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी सर क्या करें, इस पे चार्ज हर एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पास में, तो इससे हर एक चार्ज की दूरी अलग अलग है, तो कैसे करें? तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इससे बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस कैपिटल क्यू की वजह से इसके जो शेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उतना ही है जितना अगर ये क्यू चार्ज सेंटर पे होता। इस बात में कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, इस शेल के बाहर जो आपके इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उतना ही है जितना अगर इस शेल की बजाय एक पॉइंट चार्ज होता है, इसको सेंटर पे रखा होता। सही है ये बात? तो आप सोच के देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली यही होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग द सिस्टम स्लोली। तो अगर आप इनफिट से उठा के यहां पे लेके आएंगे तो इसको पता थोड़ी ना इस चार्ज को कि भाई यहां पे शेल पड़ा है कि एक पॉइंट चार्ज है कि सॉलिड स्फीयर, तीनों में से तो ईएफआई बार सेम ही आ रहा होगा। मतलब जितना ईएफआई यहां पे, जब जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे, अगर आप एक थोड़ा और भाषा में समझाता हूं, मान लीजिए यहां पे सिर्फ कैपिटल क्यू चार्ज होता सेंटर पे, शेल वेल नहीं होती, तब जितना वर्क करना पड़ता है इस क्यू को यहां पे लेके आने में, उतना ही वर्क तब करना पड़ेगा जब ये शेल होगा, और उतना ही वर्क तब करना पड़ेगा जब सॉलिड स्फीयर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों के से बाहर ईएफआई सेम है, और अगर तीनों के से बाहर ईएफआई सेम है तो इनफिट से यहां पे लेके आने में जो वर्क करना पड़ेगा स्लोली, बिकॉज जो स्लोली किसी चीज को चलाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तोते उड़ रहे हैं क्या? थोड़ी सी बात थोड़ी धीरे करके सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर जो भी बताऊं सब आपका पढ़ा हुआ है, पर चीजें मैशअप हो रही होगी शायद थोड़ी। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर आप इनफिट से किसी चीज को उठा के लेके आएंगे, जितना वर्कडन आपको पॉइंट चार्ज की वजह से करना पड़ेगा उतना ही वर्कडन शेल की वजह से करना पड़ेगा, उतना ही वर्कडन सॉलिड स्फीयर की वजह से करना पड़ेगा। मतलब इस सेटअप की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उतनी आई k/r। मतलब आप इसे कहां पे मान सकते हैं? सेंटर पे। इसीलिए अगर आपको याद होगा इससे पहले वाले में, जब यहाँ पे इस पे क्यू चार्ज था इस शेल के ऊपर और मैं यहाँ से dq चार्ज के सरफेस पे लेके आया था, तो मैंने वर्क कितना लिखा? वर्क के लिए इस शेल के चार्ज को कहां पे कंसीडर मान लिया? सेंटर पे। तो वर्क लिखा kq/r, या फिर पोटेंशियल एनर्जी आप बोल सकते हैं। फिर मैंने इंडिकेट किया था। इतनी बात क्लियर थी आपको? ठीक है। अब थोड़ा बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। अगेन मैं बोलूं रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं डेरिवेशन आपको बता दूंगा। माने सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्यू चार्ज क्या है आपके पास? दिस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। क्लियर? अगर आप इसकी सेल्फ एनर्जी का एक्सप्रेशन देखेंगे तो वो आता है 0.6 kq²/r, 0.6 kq²/r, r इसकी रेडियस है। क्लियर? आप इसे खुद ड्राइव करके देखिएगा, और इसका डेरिवेशन भी आप मतलब उसी तरीके से आपको एलिमेंट पकड़ना पड़ेगा, पर एलिमेंट आपके यहाँ पे अंदर पकड़ना पड़ेगा, फिर डीक्यू चार्ज लेके आना पड़ेगा। थोड़ा अच्छा सा ही है, पर पहले आप खुद अटेम्प्ट करके देखिए। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा, अपने कोई भी लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। याद रखना ये किसकी है? ये सेल्फ एनर्जी है। किसकी? सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, ऑफ सॉलिड स्फीयर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, सेल्फ एनर्जी की टर्म हम लिखते नहीं है मोस्टली केस में। सेल्फ एनर्जी की टर्म हम लिखते नहीं है बिकॉज जैसे आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। मैं एक सेटअप समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे एक शेल है, अब ये सवाल आ गया ना आपके पास, इतना छाप दिया ना आपने, एक सवाल के फॉर्मेट में ले रहा हूं। ठीक है, सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल कितना है बोल के बता, कितना है सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल? दैट इज 0.5 kq²/r, और सॉलिड स्फीयर कितना है? 0.6 kq²/r। चमक के बच्चे इतनी बात? ठीक। अब एक सवाल से मैं समझाता हूं कि सेल्फ एनर्जी को लोग इतनी इज्जत क्यों नहीं देते हैं। मैं सेल्फ एनर्जी के सवाल करते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों ऐसा होता है देख, अगर मैं तुझे ऐसे बोलूं यहां पे एक शेल है, सुनना, यहां पे एक शेल है और यहां पे क्या तेरे पास? एक सॉलिड स्फीयर है। यहां पे क्या दोस्त तेरे पास? सॉलिड स्फीयर। इस पे कितना चार्ज है? Q1, इस पे कितना चार्ज है? पास Q2, और दोनों यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये भी कैसा है आपके पास? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आ रहा है? और इसके बीच में जो सेपरेशन है आपके पास, इसके बीच में जो सेपरेशन है आपके पास वो कितना है? स्मॉल r।
अगर मैं बात करूं इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इसको लिखते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या क्या होगी, वो होगी सेल्फ एनर्जी, ऐसे लिख देता हूं उसको, सेल्फ एनर्जी किसका, शेल का, प्लस सेल्फ एनर्जी किसका, सॉलिड स्फीयर का, प्लस इंटरेक्शन एनर्जी। अभी तक आप जिस एनर्जी की बात करते थे वो इंटरेक्शन एनर्जी थी, वो क्या थी आपके पास में, इंटरेक्शन एनर्जी। अगर आप इसकी टोटल एनर्जी लिखेंगे तो शेल की लिखो पहले, शेल की कितनी 0.5 के Q1 स्क्वायर डिवाइड बाय आर, सही है ये बात। इस सॉलिड स्फीयर की लिखो वो कितनी 0.5 के Q2 स्क्वायर बाय आर, सही लिखा है गलत लिखा, सर गलत लिखा, क्यों, सॉलिड स्फीयर यहां पे कितना है 0.6। अब इंटरेक्शन वाली जिसको आप अभी तक लिखते आ रहे थे वो आप कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे सर जी देखिए इस वाले चार्ज को सेंटर में मान सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही होगा, इस चार्ज को भी सेंटर में मान सकते हैं। तो जब आप इन दोनों की, जैसे मेरी बात को समझना, यहां पे चार्ज पार्टिकल है आपके पास में, यहां पे भी चार्ज पार्टिकल है आपके पास में, इन चार्जेस खुद में जो एनर्जी थी वो ये वाली टर्म है, इन चार्जेस की खुद में जो एनर्जी थी वो ये वाली टर्म है, इन चार्जेस की इसकी वजह से कुछ एनर्जी होगी वो इंटरेक्शन में आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, इसके खुद के चार्जेस की वजह जो खुद की एनर्जी आ रही है वो इसकी एनर्जी में, इसके खुद के चार्जेस की वजह खुद में जो एनर्जी आ रही है वो यहां पे है, पर इस चार्जेस की इसकी वजह से भी कुछ एनर्जी होगी, वो किसमें आपके पास में, इंटरेक्शन एनर्जी के अंदर है। तो आप देखिए अब इसकी इंटरेक्शन एनर्जी कैसे लिखेंगे आप, तो आप बोलेंगे सर जी Q2 को सेंटर में मान लो, Q1 को सेंटर में मान लो। ऐसा क्यों किया भाई साहब, बिकॉज बाहर जो EFI आता है वो वैसा यानी से पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। तो आप क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी के Q1 Q2 डिवाइड बाय स्मॉल r। ये इसकी रेडियस कुछ, सॉरी रेडियस तो लिखनी पड़ेगी, इसकी रेडियस R1 मान लो, इसी कुछ R2 मान लो, तो ये कितना आएगा डिवाइड बाय R1 या R2। अब सही है, वापस समझिए सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल क्या है, इस पे जो चार्ज है उनकी खुद की वजह से जो एनर्जी है वो सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल, यहाँ पे जो चार्ज है खुद की वजह से जो एनर्जी है दैट इज सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, और इन चार्जेस के आपस में जो इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे जो चार्ज है ये चार्ज इसके चार्ज से इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से जो एनर्जी है वो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी है। समझ में आ गई बच्चों, ठीक। अब आपको बोला गया अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली थोड़ा दूर हो जाएंगे। अब मान लो सेपरेशन हो गया कुछ 2r, अब कितना हो गया आपके पास 2r, तो अब इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी v1, इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी आपके पास v2। अब अगर आप टोटल एनर्जी लिखेंगे फाइनल टोटल एनर्जी, तब आप क्या लिखेंगे, सेल्फ एनर्जी ऑफ वन प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर प्लस इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, ये एक बार थोड़ा चेक कर लेना भाई, समझ में आ रही है ये बात, सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर प्लस इंटरेक्शन एनर्जी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अब सोचिए प्रसिद्धि कुछ काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखना चाहें, अब देखिए इनिशियल और फाइनल को अगर आप इक्वेट करेंगे तो ये शेल वाली जो सेल्फ एनर्जी वाली टर्म है वो तो कट जाएगी, बिकॉज इस वाले केस में जितनी सेल्फ एनर्जी थी उतनी ही इस वाले केस में आएगी, बिकॉज सेल्फ एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, खुद के चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन पे, वो बदला नहीं। तो जब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जाएंगे ना, जब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जाएंगे आप लिखेंगे इनिशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल। तो देखना सेल्फ एनर्जी कोई इज्जत ही नहीं देगी, क्यों नहीं देगी, सेल्फ एनर्जी शेल, ठीक है, प्लस सेल्फ एनर्जी किसकी, सॉलिड स्फीयर प्लस इंटरेक्शन एनर्जी, और वो कितनी आपके पास इंटरेक्शन एनर्जी, दैट इज के Q1 Q2 डिवाइड बाय R इज इक्वल टू किसके बराबर, सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर प्लस इंटरेक्शन एनर्जी, वो कितनी आपके पास, के Q1 Q2 डिवाइड बाय 2R प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये टर्म तो कट जाएगी। मतलब सवाल को सॉल्व करते हुए सेल्फ एनर्जी लिखनी पड़ती नहीं है, ये आप अपनी भाषा में लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि सेल्फ एनर्जी का टर्म सेम रहता है इनिशियल में और फाइनल में। वो कब बदलेगा, जब चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा, और वो आपको पता चल जाएगा नॉन कंडक्टिंग है। अभी तक हम सब नॉन कंडक्टिव पढ़ रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज इधर उधर मूव करता नहीं है। बच्चों समझ में आ गई। तो सेल्फ एनर्जी आपको तभी लिखनी है जब कभी सवाल ही ये आए कि फाइंड आउट टोटल पोटेंशियल एनर्जी। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सर जी अगर वेलोसिटी वगैरह निकालने सेल्फ एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेल्फ एनर्जी का टर्म कट जाता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है, आप इसको छापिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो सवाल अभी हम लेके आए हैं उसी चीज के ऊपर जिसको हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि सेल्फ एनर्जी स्फेरिकल शेल की और सॉलिड स्फीयर की। तो हमें समझ में आया सेल्फ एनर्जी जो एक स्फेरिकल शेल की आती है वो 0.5 kq²/r आता है, और जो सॉलिड स्फीयर का आता है दैट इज 0.6 kq²/r। हम प्रॉब्लम्स में उसको इसलिए नहीं लिखते बिकॉज मोस्टली केसेस में सेल्फ एनर्जी बदलती नहीं है। अभी जो हम सवाल लेके आए उसमें सेल्फ एनर्जी बदल रही है।
ठीक है बच्चों, सवाल देखते हैं। सवाल में आपको बोला गया ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म चार्ज q इज एक्सपेंडेड टू 2r। मतलब आपके पास पहले ऐसे एक शेल था, ठीक है, इस पे चार्ज कितना था q, अब आपने इसको पहले इसकी रेडियस कितनी थी आपके पास r, अब आपने इसको एक्सपेंड करके कितनी रेडियस बना दी इसकी, आपने 2r रेडियस बना दी चार्ज q को। इस प्रोसेस को करने के अंदर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया ये आपको बताना है, और इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया ये आपको बताना है। पर इससे पहले वो जो हमने लास्ट वाली वीडियो में जो हमने बात की थी कि सेल्फ एनर्जी की टर्म्स हम एक्सप्रेशन में बार बार नहीं लिखते हैं, उसका रीजन आपको चमकना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल्फ एनर्जी बदलती नहीं है, बिकॉज कभी ऐसा बहुत रेयरली होता है कि शेल की रेडियस बदल दी जाए या फिर सॉलिड डिस्क की रेडियस बदल जाए। अब की बार हो रहा है, स्पेशल उस तरीके का सवाल है, तो आपको वहां पे इसका यूज करना पड़ेगा। तो आप इसको प्रोसीड कीजिए, फिर अपने से डिस्कस करते हैं। हाय बच्चों, हुआ? आइए अब थोड़ा देखते हैं। देखिए यार, अगर आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो मुझे पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर होगा आपके पास, डेल्टा यू। और अगर पूछ रहा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो किसके बराबर होगा आपके पास, माइनस ऑफ डेल्टा यू। बस सारा खेल ये है कि आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बता दो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बता दो, हम काम कर लेंगे। तो मैंने बोला जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, अब देखिए पहले सिर्फ ये एक स्फीयर था, अब भी ये एक स्फीयर है, पर इसकी रेडियस को बदल दिया गया। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो इंटरेक्शन एनर्जी तो नहीं है, जैसे इससे पहले वाले सवाल में क्या दो स्फीयर थे तो इन दोनों के चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन भी था आपके पास में। अभी ऐसा इंटरेक्शन नहीं है, अभी सिर्फ क्या है आपके पास, सेल्फ एनर्जी है। तो इसकी सेल्फ एनर्जी लिखिए तो कितना है, 0.5 kq² बाय r, ठीक है। और इसकी सेल्फ एनर्जी यू फाइनल कितना है आपके पास, दिस यू फाइनल इज 0.5 kq² डिवाइड बाय 2r। ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास। तो अगर आप यहां पे लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा यू, तो वो कितना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आइए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकालते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये तो बन गया 0.5 kq² बाय r, तो आ गया बच्चों बाहर, बहुत बढ़िया। और ये कितना हुआ आपके पास, दिस इज 1/2, और यहां पे कितना आया, -1। तो ये वाली वैल्यू -½ आ गई ना आपके पास। तो यहां पे पूरी टर्म कितना आ जाएगा, दिस विल बी 0.5 डिवाइड बाय 2 kq² बाय r और एक माइनस, क्लियर। और ये टर्म क्या बन जाएगी आपके पास, एक्चुअली दिस इज 0.6/4 r माइनस का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछ रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो किसके बराबर आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू के बराबर, तो कितना है, माइनस, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे वर्क डन बाय किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, इसका माइनस, तो kq² बाय 4r। देखिए ये चीज हमने पहले पढ़ी थी और अभी तक हेल्प कर रही है, कुछ बेसिक बातें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। समझ में आ गया आपको? सारा खेल यही था कि हम इनिशियल पोटेंशियल लिख लें, फाइनल लिख लें। यहाँ पे सिर्फ सेल्फ एनर्जी है, इंटरेक्शन एनर्जी की कोई टर्म नहीं है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सवाल था, आई होप आपने ये किया होगा।